में बात नहीं करते। अभी मैं सिंपल एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम सब जानते हैं, कभी हमने किसी स्किन के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट कराया, या हमने कभी बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, हार्ट का ट्रीटमेंट कराया, तो हम जाके अपने रिश्तेदारों से, हम अपने दोस्तों से बताते हैं कि भाई हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया और ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ताकि ये चीज़ें, हम इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, ये स्प्रेड होती है। लेकिन अभी तक ये चीज़ हमने निसंतानता की ट्रीटमेंट में आई नहीं। हम अगर उस चीज़ से जूझते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास जब उस चीज़ का इलाज कराते हैं, हम उनसे ये बोलते हैं कि भाई आप हमें ये चीज़ों की जानकारी हमारे परिवार को ना दें, आप हमारे माँ बाप को ना बताएं, तो वो उसे भी अभी भी गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ को लेके ये झिझक है। ये अभी भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस इशू है। अगर ये चीज़ हमारे लोग समझ पाएँ कि आप इसके बारे में अपने परिवार से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो शायद आपकी परेशानी जो हुई है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसकी जानकारी लेके दूसरों को फ़ायदा हो। ये हमारे में लैक ऑफ अवेयरनेस का एक्चुअल अर्थ यहाँ पे है। हम सब सोशल मीडिया में डॉक्टरों को देख रहे हैं इसके बारे में बात करते हुए, लेकिन अभी भी हमारे जो लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, वो उसके बारे में आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रही है। तो सिर्फ डॉक्टरों का बात करना, उसकी जानकारी पहुंचाना काफ़ी नहीं होगा। ये मदद हमें आप लोग से चाहिए। ये हमें इस चीज़ के बैरियर को हमें लोगों तक तोड़ना है। दूसरी चीज़ जो अभी हमें आप सबको पता है कि निसंतानता होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये बच्चेदानी का इशू भी हो सकता है, अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं उसका भी इशू हो सकता है, ट्यूबें जिसे नलियाँ कहते हैं उसका भी इशू हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सब के इशू के कारण एक औरत में निसंतानता की दिक्कत आ सकती है। आदमियों में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गुणवत्ता जिसे हम क्वालिटी कहते हैं, उन सब के इशू के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट हमें और दिक्कत क्या हो रही है आज के दौरान में, एक बहुत ही बड़ा अंतर हम देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप या जनरेशन चेंज। हम सब एक पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। हम सब के बड़े बुजुर्ग, हमने देखा होगा पहले के लोगों को 10 बच्चे होते थे। आज बहुत मुश्किल हो रही है वो चीज़ को अचीव करने के लिए। ये आप सब इस चीज़ को मानते हैं। अब हमने देखा है कि आज की जो जनरेशन है, वो बच्चों के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो शादी के बारे में बात नहीं करना चाहते। उनके लिए ये करियर है, इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये आज औरतें इस चीज़ के लिए एम्पावर हो चुकी हैं, आगे फील्ड में बढ़ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसी भी चीज़ों की चेंज आई है इस जनरेशन में, जो पहले के लोगों ने कभी भी इसका सामना नहीं किया था। जैसे प्रदूषण, जैसे कि खान पान में मिलावट, लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस है। आज हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करिए। जो लोग आप बॉम्बे में 7 से 8 घंटे तो हम घर में ही बिताते हैं, बस इतनी मिलती है, उसमें 7 से 8 घंटा नींद कहाँ किसी की। सो ट्रैवल टाइम है, बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ये बहुत ऐसे कारण हैं जो आज की जनरेशन में स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं। हम कहते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं हम फ्रेश फूड खाइए, उसके न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं। अब आप दिन में निकल जाते हैं तो बहुत लोग क्या, आपने खाना बना लिया, आप उसे बार बार माइक्रोवेव में हीट कर रहे हैं ऑफिस में पहुँच के, तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ है, वो तो ख़त्म होते जा रही है। और जहाँ भी हमें आसानी मिलती है, पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग फूड्स, हम उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। लेकिन यही सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या में, रूटीन में, जो अब की पीढ़ी ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, ला लिया है, इसके कारण हमें ये केसेस में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो अंडों की संख्या में कमी आ रही है। एक और बहुत ही चिंताजनक जो बात आती है, वो है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ये वो केमिकल पदार्थ हैं जो आज हम जो भी चीज़ अपनी रूटीन दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे परफ्यूम्स हो, शैम्पू हो, प्लास्टिक कंटेनर की बॉटल्स हो, इन सब में पाया जाता है। और आप कितने समय इनसे आप दूर रहेंगे, आप कितना इनको अवॉइड करेंगे, तो इनके एक्सपोजर के कारण भी हमारे अंडों की संख्या और इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में हमारा अप्रोच सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं है,
हमारा अप्रोच ये भी है कि कैसे हम ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें इस जनरेशन को, बाकी पेशेंट्स को इसका किस सोर्स से हम उपलब्ध करा सकें ताकि वो सही समय पे सही ट्रीटमेंट कर सकें। आज एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर मैं ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से और सारे डॉक्टर्स से कि जैसे हम रूटीन हेल्थ चेकअप अपना कराते हैं, हम हर साल में एक बार या 6 महीने में हम चेकअप कराते हैं कि भाई हमारा हीमोग्लोबिन कैसा है, हमारी बाकी चीज़ें, हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं। हमें सिर्फ 2 मात्र टेस्ट अपने रूटीन हेल्थ चेकअप में ऐड करवाना है। एक है AMH, जिससे एक औरत के अंडों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, जो एक औरत का हम कह सकते हैं पासबुक है उनके अंडों का, कि आपके पास कितने अंडों का खाता बचा हुआ है उसकी जानकारी देता है। और पुरुषों में सीमन की जांच, ये 2 टेस्ट अगर रूटीन हेल्थ में होता है तो उससे कपल को, किसी महिला को, किसी पुरुष को ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उनके सिस्टम में क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्या कोई अटेंशन की लेने की बात है, क्या हमें तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए या हमें कोई और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सारी अवेयरनेस अगर हम सही समय पे पेशेंट्स को बताएं और ये जानकारी दें तो मुझे लगता है ना सिर्फ ट्रीटमेंट, हम इसमें काफ़ी सुधार भी कर सकते हैं। और बिरला फर्टिलिटी एंड IVF इसी कार्य से आगे बढ़ रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारा पहला सेंटर है बॉम्बे में, और इसी चीज़ को रखते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे ताकि हम ट्रीटमेंट नहीं और कपल्स को प्रिवेंशन के बारे में कैसे वो नॉर्मल कंसेप्शन भी कर सके उसकी भी जानकारी दें। और आप सबका इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। पुढच्या भविष्यात युवा पिढीला न होण्यासाठी काय काळजी घ्यायला पाहिजे मेल फिमेलला? आता मी मला पुढच्यामध्ये शुक्राणूचा विषय असू शकतो, महिलांमध्ये अंडाचा विषय असतो, त्यासाठी 25-30 काय याच्यामधला त्यांना काय सल्ला देणार? इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम अपने दर पे बात करें कि हम अपना क्या ऐसी चीज़ें हैं जैसे खान पान, हमें कोशिश ये करनी है कि हम दिनचर्या में जितने भी प्रिजर्वेटिव पैकेट फूड जिसमें आपके जो भी प्रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं इसे अवॉइड करें। हमेशा हम कहते हैं कि पानी जो है ना, इसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी रखें। जो हम नींद के बारे में हम बात कर रहे थे कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आज कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, बट उसे थोड़ा सा आपने मेडिटेशन, योगा, कुछ व्यायाम, आप दिन भर में अगर 30 मिनट का भी व्यायाम करते हैं तो ये भी बहुत ही सफलता के लिए आपके एक कहते हैं कि बहुत एक आगे का स्टेप हो जाता है। दूसरी, हमें ये ध्यान रखना है कि आप क्या जो खा रहे हैं, जो आप अल्कोहल, आज की जनरेशन में हमने इसे एक फैशन के रूप में देखा गया है कि भाई हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं। इसकी मात्रा या इसे ना करना, पुरुषों में स्मोकिंग की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी शुक्राणु की संख्या, उनकी क्वालिटी, उनके DNA डैमेज में बहुत बढ़ोतरी पाई गई। आज हम लैपटॉप, फ़ोन, डिजिटल की जो चीज़ें हैं जिनमें रेडिएशन का उपयोग होता है, उसकी हम कहते हैं कि आप आदमियों में हम कहते हैं कि आप फ़ोन अपने पॉकेट में ना रखें, ठीक है। हम आज कोई भी, कितने लोग हैं हम फ्री हैं तो हम हमेशा स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहते हैं। उसकी बजाय आपने फ़ोन को रेडिएशन ही एमिट कर रहे हैं, उसे कुछ मात्रा में आप बाहर रखें, कुछ समय के लिए बाहर रखें, ठीक है। और जैसे लैपटॉप, पुरुषों में हम बहुत ज़्यादा ये काउंसलिंग करते हैं, इसकी जानकारी बोलते हैं कि जो पुरुष लैपटॉप पे बहुत समय तक काम करते हैं वो टेबल पे रख के लैपटॉप काम करें, और जब उसका प्रयोग ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर दें, उसे बंद करें, ना कि स्लीप मोड में डालें। बिकॉज ये सारे पदार्थ जो है, ये सारे जो रेडिएशन एमिट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। खाने पीने में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं लाइफस्टाइल, ये खुद ही अपने आप को बताता है कि लाइफ और उसकी स्टाइल पूरी ज़िंदगी, अगर हम ये सोचें कि हम 1 महीना करके छोड़ देंगे और इसका हमारे शरीर पे असर दिखाई देगा, ये बिल्कुल नहीं। तो आज की जनरेशन से मैं 2 ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि
आप जितने भी मॉडर्न हो, जितनी भी तकनीकें आ रही हैं, लेकिन स्वस्थ खाना, फ्रेश खाने की तरफ 7 से 8 घंटे की नींद, व्यायाम को अपने लाइफ में लाना और डिजिटल इक्विपमेंट से जितनी थोड़ी लिमिटेड दूरी कर सकें थोड़े समय के लिए, बाहर जाके खेलना। आजकल के बच्चे ज़्यादा करके स्क्रीन, घर में ही रहते हैं, थोड़ा बाहर आउटडोर में खेलना, इन सब चीज़ों का रूटीन में इस्तेमाल करें। और सही समय पे, जैसे हमने बात करी थी, चेकअप कराना। चेकअप कराने का ये अर्थ कहीं भी नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट करना है। इससे सिर्फ आपको एक जानकारी प्राप्त हो रही है आपके हेल्थ के बारे में। ये चीज़ों का आपने ध्यान देना। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बीइंग फीमेल, स्पेशली ऐसी भी महिलाएं आपके यहाँ पे आती होंगी जिनको कहीं ना कहीं बच्चे के लिए प्रेशर, जैसे फैमिली नॉर्मली होता ही इंडियन फैमिली में, ऐसे भी क्या पेशेंट्स आपके यहाँ पर आते हैं और क्या उनका कैसा रहता है साइकोलॉजी, कैसे थोड़ा सा अगर बता सकें? देखिए, भारत में तो ये तकलीफ़ बहुत शुरू से चली आई है। आप सबने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फाइल्स आती हैं हमारे पास जहाँ पे सिर्फ फीमेल की जांचें हुई हैं, मेल की कभी जांचें ही नहीं हुई। तो ये आप मान के चल लें कि उन्होंने ये तो दिमाग में अपने बैठा लिया था कि ये महिला की ही गलती थी, पुरुष की कोई चेकअप ही नहीं किया। ये मैं डॉक्टर की भी मानसिक सोच के बारे में बता रही हूँ। और जब एक फर्टिलिटी डॉक्टर इसे चेक करता है, बिकॉज हमें ये पता है कि प्रेगनेंसी दोनों के 50-50% कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होती है। सो जब हम महिला को चेक कर रहे हैं तो हमें एक बार तो पुरुष को चेक करना ही करना है। ये भले ठीक है उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बट आप एक बार भी ना चेक करें, ये गलत तरीका है। तो आप जब ऐसे, हमने बहुत केसेस देखे कि जब हमने पुरुष की चेकअप करी और उसमें हमें फिर दिक्कतें पाई। लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी, हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, किसी भी सोसाइटी स्ट्रेटा को हम बिलोंग करें, ये प्रेशर महिलाओं के ऊपर हमेशा रहा है। मला दुसरा क्वेश्चन आहे, स्ट्रगल करण्यामध्ये काही लोकांची वेळ निघून जातात, पस्तीस स्ट्रगल शिकण्यामध्ये, एज्युकेशनमध्ये, नोकरीमध्ये. काही मुलीची संख्या होऊ शकतो 40-42, त्याची वेळेला मुलाची संख्या ज्यावेळी कधी 30 असतो, ज्यावेळी 35 असतो. या पद्धतीने अगर लग्न, अगर विवाह जर झाला, त्यांचे संबंध वयामध्ये जर डिफरन्स जर असेल, त्यांच्यामध्ये हा इश्यू होऊ शकतो का? ये जो इशू है ये शादी को नहीं देख के होता। आपने 25-28 की उम्र में शादी करे हो या आप 40। डिफरेंस के बाद अगर लेडीज का उम्र अगर 40 प्लस होगा, हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। 35 है. मला कळलं तुम्ही काय सांगितलं, मला कळलं। इसमें बस यही है कि औरतों में जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके अंडों की संख्या में गिरावट आने लगती है। जब हम कहते हैं 30 की उम्र में ये गिरावट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। 35-40 में ये संख्या में भी और इनकी गुणवत्ता में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आती है। 40 के बाद एक भारतीय महिला मेनोपॉज की दौर पे शुरू हो जाती है। आप फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हम भारतीय महिलाएं कम से कम 5 से 7 साल पहले हमारे में मेनोपॉज, माहवारी बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर वो औरत की उम्र ज़्यादा हो रही है, भले उनके पार्टनर की कोई भी एज हो, उनकी तो उम्र अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उनकी अंडों की संख्या और क्वालिटी में तो गिरावट आनी ही आनी है। तो आपके माध्यम से कुछ हो सकता है इससे इलाज? तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर कोई भी इसका कारण हो, अगर औरतों को अपनी करियर पे ध्यान देना है या उन्हें कोई पर्सनल रीज़न की वजह से उनके शादी में डिले हो रहा है या उन्हें अभी बच्चे प्लानिंग नहीं करने हैं, सो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चेकअप कराएं। और आज साइंस इसी चीज़ के लिए, और बिरला फर्टिलिटी ने भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि एग फ्रीजिंग जैसी आज तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, जिससे आप इसका उपयोग करके, आपने अगर एक 30 की उम्र में अपने अंडे फ्रीज करा लिए, अब आप किसी भी कारणवश आपने ये निर्णय लिया कि आपको 35 या उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है या प्लान करना है, बट आप ये 30 की उम्र के फ्रीज अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब मैंने 35-36 की उम्र में प्रेगनेंसी प्लानिंग करी, उसके अंडों की गुणवत्ता और 30 की उम्र में जो मैंने अपने अंडे फ्रीज किए थे उनकी गुणवत्ता में कितना अंतर होगा। सो एग फ्रीजिंग के लिए इसीलिए हम आज की बच्चियों को, आज की महिलाओं को इस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए
जागरूक करना चाह रहे हैं कि अपनी जांचें कराएं, और अगर उन्हें 1% भी इस चीज़ का डाउट है कि उन्हें अभी अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं करी है, या आगे उन्हें पता नहीं कि वो शादी कब करना चाहते हैं या करियर की तरफ ध्यान देना है, सो ये एक एग फ्रीजिंग एक औरत के लिए इतना कहते हैं ना एम्पावरमेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट चीज़ है। इसका उन्हें बहुत बेनिफिट उठाना चाहिए, और बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेसिक मतलब इसका जो बजट है बहुत ही एफोर्डेबल है, कि ताकि ये चीज़ हर स्तर की महिला इसका उपयोग कर सके। देखिए, जो लगभग आज कोई भी यंग कपल, वर्किंग कपल या कोई भी महिला, अगर हम लोग बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो जो खर्चा होता है लगभग 1600-1700 रुपये महीने के कॉस्ट पे एटलीस्ट 5 साल का, जो डॉक्टर नवीना बताती हैं, हमने फ्रीजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जो अपने आप में इन इंडिया अनोखा है। इस प्राइस पे कभी भी ये सर्विस हमारी कम्युनिटीज़ को मिली नहीं है। और मैं एक ही चीज़ जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर नवीना जो कह रही थी आपके क्वेश्चन के आंसर में सर, वो ये है एक फ्रीजिंग एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही कपल को फील हो कि अब हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं फॉर फैमिली, और अगर 6 महीने के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं, सबसे पहले आके डॉक्टर से मिलें, उसमें फिर टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि आप सब जितना डॉक्टर साहब ने समझाया, आप यही देख रहे होंगे कि सारा खेल समय का है, तो जितना जल्दी उचित इलाज और कंसल्टेशन कराएं, उसका सल्यूशन टाइमली मिल जाएगा। सर महाराष्ट्र में अपना मुंबई में कितना सेंटर है सर? अभी हमारा एक सेंटर है बॉम्बे में, अगले 12 से 18 महीने में लगभग 4 सेंटर हो जाएंगे। क्यों सर उत्तर भारत साउथ के नाम पे है, तो महाराष्ट्र में कार्तिक राजधानी, तो इसमें इतना लेट क्यों किया आपने? देखिए, अब कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है, तो हम लोग एज अ बिरला ग्रुप हम लोगों ने शुरुआत एक्चुअली कोलकाता से की थी। सो अगर आप देखेंगे तो हमने जितना हम नज़दीक के एरियाज़ में क्लिनिक बना पाए हम बनाते गए, और महाराष्ट्र में हम नागपुर पिछले साल चालू कर दिया था। बॉम्बे तक आते आते थोड़ी सी देर हो गई, बट अब हम बहुत तेज़ जाएंगे। सो अगले 2 साल में महाराष्ट्र में हमारे 7 से 8 क्लिनिक होंगे।